चैप्टर 8 के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है, बहुत पहले एक बहुत ही ज़्यादा फेमस सामान हुआ करती थी जिसे लोग संगसिम द सेलेस्टियल मेड भी कहते थे। वो अपनी सुपर नेचुरल पावर की वजह से इतनी ज़्यादा फेमस थी कि लोग उससे दूसरे टाउन और कैसल से मिलने और उसकी सलाह लेने आते थे। लेकिन बहुत ही कम उम्र में उसकी डेथ हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने अपने साथियों से कहा, मेरी बेटी का ध्यान रखना और उसकी हेल्प करना ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी तरह लाइफ जिए। लेकिन उसके मरने के बाद उसके साथियों ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि उन्हें वो सुपर नेचुरल पावर चाहिए था जो कि उसकी बेटी में था। और बहुत ही कम उम्र में उस लड़की को उस सामान के चेयर पे बैठा दिया गया। अ बेबी सेलेस्टियल मेड, जिसको अपनी सुपर नेचुरल पावर उसकी माँ से मिली है। उस छोटे बच्चे के बारे में वो सारी अफवाहें उन साथियों ने फैलाई थी और इस तरह बहुत सारे लोग आते गए और अंधभक्त बनते गए। और वहाँ के लॉर्ड, जो इन सारे अंधभक्त से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, उन्होंने ऑर्डर दिया कि ये सारे काम बंद करो और तुम सब अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाओ। लेकिन उन सब ने लॉर्ड की बात नहीं मानी। इसीलिए लॉर्ड ने उन सबको दबाने के लिए अपनी फोर्स का यूज़ किया और लगभग 8 दिन के बाद उन सभी विरोधियों को दबा दिया गया। लेकिन उनमें से भी कुछ बच गए थे जिन्होंने पहले श्राइन में आग लगा दिया और उसके बाद खुद में आग लगाकर मर गए। और उस श्राइन के अंदर वो छोटी बच्ची भी थी जिसने अभी अभी चलना स्टार्ट किया था। और मैं आपको बता दूं, ये छोटी बच्ची कोई और नहीं एरिन होती है। लेकिन गैंगयोंग को इसके बारे में कुछ भी अभी पता नहीं होता। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें रेस्टोरेंट के अंदर एरिन को दिखाया जाता है और वो कस्टमर्स को डम्पलिंग्स देते हुए कहती है, अरे ये छोटा बच्चा क्या कर रहा है। और ये कहकर एरिन वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों कस्टमर अपने आसपास देखते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी छोटा बच्चा दिखाई नहीं देता और वो कहते हैं, यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी छोटा बच्चा नहीं है। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और निकलते हुए कहते हैं, चलो यहाँ से, मैं और यहाँ पे नहीं पीना चाहता। तभी दूसरा कहता है, हाँ चलो, वैसे भी मुझे पता नहीं यहाँ पे क्यों अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। तभी वो रेस्टोरेंट की मालकिन बाहर आते हुए कहती है, लगता है आज मेरा पेट सही से क्लियर नहीं हुआ है। और तभी उसका ध्यान उन डम्पलिंग्स की ओर जाता है जो वो कस्टमर छोड़ के चले गए होते हैं। और वो उन डम्पलिंग्स को देखते हुए कहती है, वो लोग चले गए लेकिन उन लोगों ने इन डम्पलिंग्स को छुआ भी नहीं। तभी वो एरिन को आवाज लगाते हुए कहती है, हे एरिन, क्या इन डम्पलिंग्स को तुमने सर्व किया? सर्व करते टाइम उनके आसपास कोई था क्या? तभी एरिन बाहर आते हुए कहती है, हाँ, एक छोटा बच्चा। लेकिन वो उन कस्टमर के साथ ही चला गया। और ये सब सुनकर वो मालकिन दीवार से चिपक जाती है और कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि किचन में ही रहना और फूड सर्व करना बंद करो। फिर एरिन कहती है, माँ, डम्पलिंग्स रेडी हो गए थे लेकिन आप यहाँ पर नहीं थी और गैंगयोंग भी नहीं था। एरिन के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं जिसकी वजह से वो भूतों को देख सकती है। और वो बच्चा एक आत्मा था जिसकी वजह से वो मालकिन ये सब सुनकर डर गई थी। और फिर हमें गैंगयोंग को दिखाया जाता है जो उन सभी प्लेट्स को उठाकर एरिन को देता है। और वो मालकिन वहाँ से जाते हुए कहती है, आज पता नहीं मेरे पेट को क्या हो गया है। और फिर हम एरिन को देखते हैं जो उन प्लेट्स को देखते हुए कहती है, अरे उन लोगों ने तो ये डम्पलिंग्स सारे खत्म कर दिए हैं। लेकिन हमें पता होता है ये सारे डम्पलिंग्स गैंगयोंग ने खाए होते हैं। और फिर रेस्टोरेंट में कुछ लोग आते हुए कहते हैं, अरे आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, चलो कुछ खा पी लिया जाए। और वो गैंगयोंग से कहते हैं, जल्दी से हमारे लिए कुछ खाने पीने का लाओ। और वो लोग खाते टाइम बात करते हैं। उनमें से एक कहता है, क्या तुम लोगों ने हॉन्ग्स मैनर के बारे में सुना? तभी उनमें से एक कहता है, अच्छा वो हॉन्टेड हाउस ना। तभी वो पहला आदमी कहता है, लोग कहते हैं कि उस हॉन्टेड हाउस में जो भूत है वो उसी महान होंग का है जो वहीं पे मरा था। पर समझ नहीं आता, एक इतना मर्यादा वाला आदमी जिसने पूरी जिंदगी कभी शादी नहीं की, कैसे वो मरने के बाद एक भटकती आत्मा बन गया और अपने ही हवेली को भूतिया बना डाला। कहते हैं कि उसे अचानक से दिल का दौरा पड़ा था, इसीलिए वो अपनी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया और ऐसे ही मर गया। शायद उस हवेली में कुछ ऐसा था जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता था, कुछ ऐसा जो उस महान होंग के लिए भी मायने रखता था। कुछ कहते हैं वहाँ पे क्या पता कोई खजाना छुपा हुआ हो, और कुछ कहते हैं क्या पता वहाँ पर कोई मार्शल आर्ट की बुक छुपी हुई है, शायद से यही रीजन होगा। जिसके पास हिम्मत होगा वही वहाँ पर जाकर छानबीन करेगा। क्या तुमने सुना नहीं था क्या, जो हमारे यहाँ के फेमस सामंस थे
वो वहाँ पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने गए थे, लेकिन वो सारे के सारे डर के मारे भाग आए। वो इंसान कितना मर्यादा स्वरूप था, लेकिन वो एक भटकती आत्मा बन गया है। उसकी आत्मा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा मानो जैसे एक इविल गोस्ट जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है। तभी उनमें से एक कहता है कि मेरी मानो तो वो अपना एक वारिस ढूंढ रहा है, इसीलिए जो भी वहाँ पे जाता है वो उसका परीक्षा लेता है और जो भी उनमें से अच्छा होगा वो उसको अपना वारिस बना लेगा। तभी उनमें से दूसरा आदमी कहता है इस तरह से तो वो अपना सारा घर तोड़ देगा। तभी वो दूसरा आदमी कहता है अरे क्या बकवास है, तुम कैसे इन चीज़ों पे बिलीव कर सकते हो। चलो जो भी चल रहा है अब इसे खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हर बार उस हवेली के आसपास जाने से मुझे अच्छा नहीं लगता है। तभी वो लोग कहते हैं चलो बहुत हो गया, चलते हैं, और ये कहकर वो सब चले जाते हैं। और फिर शाम का समय दिखाया जाता है जहाँ पे वो मालकिन जाते हुए कहती है कि मैं आज पहले जा रही हूँ, तुम लोग अपना सारा काम खत्म करके आना। और गैंगोंग कहता है ठीक है, और वो मालकिन कहती है पता नहीं क्यों आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और एरिन कहती है टेक केयर माँ। और तभी एरिन गैंगोंग को बुलाती है और कहती है हे गैंगोंग, क्या तुम उस हॉन्टेड हाउस के बारे में जानते हो। तभी गैंगोंग कहता है क्यों, क्या तुम्हें वहाँ पे जाना है क्या, लेकिन वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है और रोड भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैं ऐसे किसी को नहीं जानता जो वहाँ पे एक दिन से पहले पहुँच जाए। तभी एरिन कहती है मैं तुम्हें एक प्लेट डम्पलिंग्स दूंगी। और डम्पलिंग्स का सुनकर गैंगोंग एरिन को अपनी पीठ पे बैठा लेता है और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं गैंगोंग एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन छलांग लगा रहा होता है और एरिन से कहता है मैं एक दिन में कहीं भी जा सकता हूँ। वैसे मैं हॉन्टेड हाउस में कभी गया तो नहीं हूँ, लेकिन डिलीवरी करते टाइम उसके आसपास से कई बार गुजरा हूँ। वो हॉन्टेड हाउस हमेशा फॉग से ढका रहता है और वहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं वो वहाँ जाने से डरते हैं, क्योंकि वो वहाँ जाकर खोना नहीं चाहते। तभी एरिन कहती है मैं यहाँ कुछ सोचने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए तुम चुप रहो, मैं तुम्हें एक और प्लेट डम्पलिंग्स दे दूंगी। और गैंगोंग कहता है ठीक है, जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। और उसके बाद उन दोनों को एक पहाड़ की चोटी पे दिखाया जाता है जहाँ पे गैंगोंग कहता है मैम देखिए वो हॉन्टेड हाउस उसी फॉगी फॉरेस्ट के अंदर है। और एरिन कहती है हाँ ये फॉग तो सिर्फ उसी एरिया के आसपास है। और तभी हमें उनकी ओर एक एरो आता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन गैंगोंग अपने हाथों से ही उसको पकड़ लेता है। और वो आदमी जिसने वो एरो चलाया होता है वो ये देखकर चौंक जाता है कि किसी ने उसके एरो को अपने हाथों से पकड़ लिया। तभी गैंगोंग कहता है हे मिस्टर, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, तुम्हें पहले पता कर लेना चाहिए था कि सामने तुम्हारा जो टारगेट है वो एक ह्यूमन है या नहीं। तभी वो आदमी घबराता हुआ कहता है मैंने सोचा ये एक डियर है। और फिर गैंगोंग उसको उसका एरो देते हुए आगे चला जाता है। तभी वो आदमी कहता है हे रुको, वहाँ मत जाओ, वहाँ पे एक हॉन्टेड हाउस है। और गैंगोंग कहता है हाँ हमें पता है। फिर एरिन कहती है गोस्ट कितने सिंपल होते हैं, वो लोग यहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि उनकी कोई चीज होती है, और कई बार तो बस उनकी बात सुन लो उसके बाद वो खुद ही चले जाते हैं। और गैंगोंग कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा हूँ, काश मैं उन भूतों को देख पाता तो इस तरह मैं अपने मास्टर को फिर से देख पाता। तभी एरिन गैंगोंग की तरफ देखती है और कुछ कहते कहते रुक जाती है। फिर गैंगोंग कहता है अरे नहीं, मेरे मास्टर तो कब का चले गए होंगे, क्योंकि उनके सारे एनिमीज पहले ही मर चुके हैं। तभी हमें एरिन को दिखाया जाता है जो उस हॉन्टेड हाउस की तरफ काफ़ी अजीब नज़रों से देख रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गैंगोंग और एरिन उस हॉन्टेड हाउस के अंदर आ गए होते हैं। और एरिन कहती है अच्छा तो ये है हॉन्टेड हाउस। और फिर एरिन उस मैंशन के अंदर जाते हुए कहती है अगर वो गोस्ट कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया तो इसका मतलब ये ठीक रहेगा, और अगर उसने कभी किसी को मार दिया तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। और ये कहकर वो अंदर चली जाती है। और जैसे ही गैंगोंग एरिन के पीछे अंदर जाने की कोशिश करता है तभी उसके ऊपर वो हॉनर मेंशन का बोर्ड गिर जाता है, लेकिन गैंगोंग साइड में जंप करके खुद को बचा लेता है और कहता है क्या उसने अभी मुझे मारने की कोशिश नहीं की। और गैंगोंग जैसे ही एरिन के पीछे भागता है तभी हम देखते हैं उसके ऊपर का छत टूटकर उसी के ऊपर गिर जाता है, लेकिन इस बार भी गैंगोंग उससे बच जाता है। और जैसे ही गैंगोंग खड़ा होकर अपने आसपास देखता है एरिन उसे कहीं भी नहीं दिखती, इसीलिए वो आवाज लगाने लगता है
हे एरिन, क्या तुम हो यहाँ पर? हे एरिन। लेकिन एरिन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करती। और तभी हम देखते हैं गैंगयोंग के ऊपर बहुत बड़ी लकड़ी आके गिरती है, लेकिन गैंगयोंग उससे भी बच जाता है और वो कहता है आखिर वो गई तो गई कहाँ। और इसी के साथ गैंगयोंग के ऊपर कुछ ना कुछ गिरता रहता है और फिर वो पूरा का पूरा घर टूट कर गैंगयोंग के ऊपर गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं गैंगयोंग को कुछ भी नहीं हुआ होता। वो चुपचाप बैठा होता है और सोचता है ये सिचुएशन तो काफी खराब होती जा रही है। और फिर हम देखते हैं गैंगयोंग के पीछे एक हवा आती है और खुद को वो एक अजीब से स्ट्रक्चर में चेंज कर लेती है। और गैंगयोंग कहता है अब मुझे गुस्सा आ रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एरिन को देखते हैं जो एक घर के बेसमेंट में से कुछ निकाल रही होती है। और वो किसी से कहती है अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं इस बॉक्स का अच्छे से ध्यान रखूं, यही ना? अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इसका ध्यान रखूंगी। तभी एरिन को आवाज आती है जैसे कि कुछ टूट रहा हो। और जैसे ही वो पीछे देखती है तभी वहाँ पे एक गेट टूटता हुआ दिखाया जाता है और उसमें से गैंगयोंग निकलता है। और गैंगयोंग कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और गैंगयोंग देखता है एरिन के पास एक गोश्त जैसा कुछ खड़ा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गोश्त वहाँ से गायब हो जाता है। और गैंगयोंग अपनी आंखें साफ करता हुआ कहता है क्या यहाँ पर कोई था? तभी एरिन कहती है हाँ, वो होंग का गोश्त था और वो अब यहाँ से चला गया, अब वो यहाँ पर कभी नहीं आएगा। तभी गैंगयोंग कहता है अच्छा वो एक गोश्त था, मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि मेरे जैसा एक नॉर्मल आदमी भी उस गोश्त को देख पाया। तभी एरिन कहती है वेल, तुम्हारा नॉर्मल होने से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। वो गोश्त थोड़ा स्ट्रांग था और आज उसकी इन एनर्जी भी थोड़ी सी स्ट्रांग थी और उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत ही ज्यादा डरावने हो। फिर गैंगयोंग कहता है कि उसने ऐसा क्यों कहा? तभी एरिन कहती है मुझे नहीं पता, बस उसने मुझसे ये बोला। और एरिन आसमान को देखते हुए कहती है फॉग चला गया है। और फिर वो सामने देखती है और कहती है अच्छा, मुझे पता चल गया कि उसने ऐसा क्यों कहा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा डरावने हो। और हम देखते हैं गैंगयोंग ने उस मेंशन का क्या हाल किया होता है और वो कहता है अरे मैंने तो बस इसको टच किया था और ये अपने आप गिर गई, मेरे पे बिलीव करो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गैंगयोंग को दिखाया जाता है जो अपनी पीठ पर एरिन को बैठाकर वापस जा रहा होता है और एरिन से कहता है क्या तुम्हें गोश्त से डर नहीं लगता? वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फिर एरिन कहती है सभी गोश्त इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, कई बार तो लोग खुद ही कहानियां बना लेते हैं और कई बार तो वो गोश्त सिर्फ इंसानों को डराना चाहते हैं, लेकिन कई बार बातें इतनी ज़्यादा ट्विस्ट हो जाती हैं कि लोग कुछ और ही समझ लेते हैं, जैसे इस बार हुआ। और फिर गैंगयोंग सोचते हुए कहता है अच्छा, सिर्फ डराना चाहते हैं। और फिर एरिन कहती है मेरी माँ हमेशा मेरे साथ है, इसीलिए कितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट गोश्त आ जाए वो मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तभी गैंगयोंग कहता है अच्छा, वो मालकिन? और फिर एरिन कहती है अरे नहीं, उन्होंने तो सिर्फ मेरे को पाला है, मैं अपनी बायोलॉजिकल मदर के बारे में बात कर रही हूँ जिन्होंने मुझे पैदा किया है। और फिर वो आगे कहती है वो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस शामन थी और वो बचपन से ही मेरे साथ है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो मेरी माँ से ज़्यादा मेरी गार्डियन है। लेकिन माँ ने तो मुझे बताया था कि उन्होंने तुम्हें बता दिया है कि वो मेरी रियल मदर नहीं है, क्या तुम्हें नहीं बताया? तभी गैंगयोंग सोचते हुए कहता है हाँ, उन्होंने बताया था। और हम देखते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। हम देखते हैं उस दिन गैंगयोंग और वो मालकिन साथ में बैठे होते हैं और मालकिन कहती है तुमने नोटिस कर लिया होगा कि एरिन मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। तभी गैंगयोंग कहता है अच्छा, तो वो पक्का आपकी ग्रैंड डॉटर है, आपकी एज देखते हुए मैंने ये पता कर लिया था। फिर वो मालकिन गैंगयोंग को मारते हुए कहती है हालांकि हम दोनों में थोड़ी सी एज का डिफरेंस है, लेकिन हम दोनों बहनें हैं। हम दोनों इस बेमतलब की दुनिया में बहनों की तरह रहने से डरते थे, इसीलिए हमने माँ बेटी बनने का नाटक किया और मेरी बड़ी बहन एरिन ने बेटी बनने का फैसला किया। तभी गैंगयोंग कहता है वो स्टोरी काफ़ी डरावनी थी, थैंकफुल कि तुम दोनों बहनें नहीं हो। तभी एरिन कहती है हे गैंगयोंग, कब तक तुम ऐसे ही खड़े रहोगे? हमें जल्दी से घर जाना है ताकि मॉम के आने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ डम्पलिंग्स बना सकूं। और डम्पलिंग्स का नाम सुनकर गैंगयोंग वहाँ से बहुत ही स्पीड में चला जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट की तरफ, जहाँ पे गैंगयोंग कहता है ये किस तरह का बॉक्स है, क्या इसके अंदर कोई ट्रेजर है? फिर एरिन कहती है वेल, इसे किसी आर्टिस्ट ने बनाया था जिसने इसकी चाबी खो दी थी, इसीलिए तुम इसको कभी खोल नहीं सकते। फिर गैंगयोंग कहता है
क्या सिर्फ उसे ही परमिशन है इसको खोलने की जिसके पास चाबी हो? तभी एरिन कहती है, उसने सिर्फ मुझसे यही कहा था कि बिना किसी की नज़रों में आए इस बॉक्स को होंग मैनर से काफ़ी दूर लेके चले जाओ। उसने कहा इसे वहाँ सील करना सबसे अच्छा होगा जहाँ पे इसे कोई ढूंढ ना पाए, या फिर ये कहीं खो जाता है या किसी को मिल जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक लोगों को ये ना पता चल जाए कि ये कहाँ से आया है। और फिर गैंगयोंग को दिखाया जाता है जिसने उस बॉक्स को खोल दिया होता है और कहता है, अरे यहाँ पर तो कोई ट्रेजर नहीं है, ये तो सिर्फ बुक्स हैं। और वो उसे पढ़ते हुए कहता है, क्या ये कोई मार्शल आर्ट की बुक है? और एरिन कहती है, अच्छा ठीक है, मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। तभी गैंगयोंग कहता है, ये कोई मार्शल आर्ट की बुक है जिसके अंदर एक मैन एंड वुमेन टुगेदर। तभी एरिन की आवाज़ आती है और वो कहती है, हे गैंगयोंग, अगर तुमने खा लिया हो तो वो प्लेट्स मेरे पास लेके आओ। लेकिन गैंगयोंग एरिन के किसी भी बात का रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। फिर एरिन देखती है कि गैंगयोंग बुक पढ़ रहा है और वो गैंगयोंग के पास आते हुए कहती है, हे गैंग। और गैंगयोंग एरिन की बात सुनकर डर जाता है और सारी बुक छुपाते हुए कहता है, हे एरिन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और उसका मुंह शर्म से लाल हो गया होता है। और फिर एरिन कहती है, तुम पहले अपना मुंह ठीक करो और मैं इन बुक्स को हाथ नहीं लगाना चाहती, इसलिए तुम इन्हें लेकर मेरे पीछे पीछे आओ। फिर गैंगयोंग कहता है, अच्छा बुक्स क्यों? अच्छा तुम भी मार्शल आर्ट सीखना चाहती हो? तभी एरिन कहती है, ये कोई मार्शल आर्ट की बुक नहीं है, ये सिर्फ गंदी पिक्चर से भरी हुई है। तभी गैंगयोंग कहता है, क्या गंदी पिक्चर? तभी एरिन कहती है, मुझे नहीं पता, मेरे से मत पूछो। और फिर हम देखते हैं गैंगयोंग से एक बुक गिर गई होती है और फिर हम देखते हैं वो मालकिन अपना पेट साफ करके निकल रही होती है और कहती है, ये दोनों इतनी रात को कर क्या रहे हैं? क्या इतना कचरा जमा हो गया था जो ये लोग इतनी रात को उसे फेंकने के लिए जा रहे हैं? और वो वहाँ से जाते हुए कहती है, पता नहीं आज सुबह मैंने क्या खा लिया था जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन खराब गया। और वो जाते जाते उस बुक को ले जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं एरिन ने उन बुक्स को आग लगा दी होती है और कहती है, बेचारा आदमी, एक इंसान जिसे संत कहा जाता था, वो अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से एक गोस्ट बन गया। तभी गैंगयोंग कहता है, क्या गलती? फिर एरिन कहती है, उस आदमी के रेपुटेशन के बारे में सोचो, उसने ये किताबें खरीदी होंगी बिना ये जाने कि इसके अंदर क्या है, और फिर डर के मारे कि वो कहीं पकड़ा ना जाए इसीलिए उसने इन किताबों को कहीं छुपा दी। तभी गैंगयोंग कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, उन बुक्स को तो अच्छे से यूज़ किया हुआ लग रहा था। तभी एरिन गुस्सा होते हुए कहती है, तुम सारे मर्द एक जैसे ही हो, चाहे वो मर गया हो या फिर जिंदा हो, चाहे वो लोग पास्ट में हो या प्रेजेंट में, वो लोग कभी चेंज नहीं हो सकते। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे गैंगयोंग उबासी लेते हुए झाड़ू लगा रहा होता है। तभी वो मालकिन मेकअप करके और नकली दांत लगाकर आती है। तभी गैंगयोंग उनसे पूछता है, क्या आज आप इतनी जल्दी टाउन जा रही हैं? और वो मालकिन कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। और वो कहती है, कल मैंने एक किताब उठाई थी, वो एक भविष्यवाणी जैसी किताब लग रही थी जिसमें सब लिखा हुआ था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। और फिर वो कहती है, मैं तुमसे बात कर ही क्यों रही हूँ, तुम जल्दी जल्दी झाड़ू लगाओ। और ये कहकर वो टाउन की तरफ चली जाती है।